नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को 3 दिवसीय वर्कशॉप के शुभारंभ पर सम्मानित, केरल डेलीगेशन ने किया स्वागत। पटना सिविल कोर्ट को गंभीर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी, पुलिस बल तैनात। डीबीए बैठक में भविष्य में सुरक्षा और रोकथाम पर विस्तार से चर्चा। सीबीएसई ने 2026 से कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू करने की घोषणा। 26 लाख छात्रों पर होगा इसका असर। असम में नॉर्थ ईस्ट की पहली हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर फाइटर जेट्स ने किया परीक्षण। पीएम मोदी 14 फरवरी को करेंगे उद्घाटन। कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसा, मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य और सीसीटीवी के आधार पर जांच तेज कर कस्टडी रिमांड की तैयारी शुरू की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आज 3 दिन चलने वाली विशेष वर्कशॉप के शुभारंभ के अवसर पर सम्मानित किया गया। यह वर्कशॉप संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्व कौशल और पार्टी की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित है। कार्यक्रम में केरल के 115 मेंबर काउंसलरों का डेलीगेशन भी शामिल था, जिसके नेतृत्व तिरुवनंतपुरम के मेयर वी राजेश कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने वर्कशॉप के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों को नई रणनीतियों और प्रबंधन तकनीकियों से लैस किया जाएगा, ताकि वे अपने क्षेत्र और जिम्मेदारियों से बेहतर योगदान दे सके। डेलीगेशन ने नितिन नवीन को सम्मानित करते हुए उनके नेतृत्व और पार्टी के विकास में उनके योगदान की सराहना की और कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने वर्कशॉप के दौरान संवाद, अनुभव साझा करने और नवीनतम नीतियों पर चर्चा करने की अपेक्षा भी व्यक्त की है, जिससे पार्टी की मजबूती और जनसेवा में सुधार संभव हो सके। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कोर्ट के बाहर पुलिस बल तैनात है। वकील अंशुमन ने कहा कि यह गंभीर मामला है और अभी पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन यानी डीबीए आज बैठक कर घटना को रोकने और भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा करेगा। धमकी के कारण कोर्ट आज बंद रहेगा, जिससे सरकारी कामकाज, वकीलों और आम जनता को परेशानी भी हो सकती है। नहीं चल पा रहा है कि इस पर सीरियस क्या है, लेकिन डीबीए आज इस पर मीटिंग कर रही है कि ऐसी घटनाओं को कैसे हम लोग बचा जाए। लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसे बार बार रहे तो कैसे न्यायिक कार्य होंगे। सरकार को भी राजस्व की घाटा होती है, तमाम अधिवक्ताओं को बहुत परेशानी होती है, आम जनता को काफ़ी नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग को जो सुबह में 8:20 में हम लोग सो के उठे तो हमें मैसेज आया कि आज भी कोर्ट पूरी तरह से जो है शाम को ही आप खुल पाएंगे, क्योंकि ऐसी धमकी के बाद कोई खोलना पसंद नहीं करता। तो रजिस्ट्रार के फ़ोन पे जो है टेलीफोनिक टॉकिंग के द्वारा जो है बातचीत उनका हुआ होगा। लेकिन हम लोग को जो जानकारी फ़ोन पे आई है वो आई है कि आज भी कोर्ट बंद रहेंगे और बिल्डिंग उड़ाने की बात की गई है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस पर सीरियस क्या है, लेकिन डीबीए आज इस पर मीटिंग कर रही है कि ऐसी घटनाओं को कैसे हम लोग बचा जाए। लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसे बार बार रहे तो कैसे न्यायिक कार्य होंगे। सरकार को भी राजस्व की घाटा होती है, तमाम अधिवक्ताओं को बहुत परेशानी होती है, आम जनता को काफ़ी नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग को जो सुबह में 8:20 में हम लोग सो के उठे तो हमें मैसेज आया कि आज भी कोर्ट पूरी तरह से जो है शाम को ही आप खुल पाएंगे, क्योंकि ऐसी धमकी के बाद कोई खोलना पसंद नहीं करता। तो रजिस्ट्रार के फ़ोन पे जो है टेलीफोनिक टॉकिंग के द्वारा जो है बातचीत उनका हुआ होगा। लेकिन हम लोग को जो जानकारी फ़ोन पे आई है वो आई है कि आज भी कोर्ट बंद रहेंगे और बिल्डिंग उड़ाने की बात की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव करते हुए वर्ष 2026 से ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम की शुरुआत की घोषणा की है। कक्षा 10वीं की मूल्यांकन पारंपरिक फिजिकल मोड में जारी होगी और ओएसएम प्रणाली के तहत परीक्षकों को स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएगी और शिक्षक ऑनलाइन ही मूल्यांकन करेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मैनुअल त्रुटियों की संभावना भी घटेगी और समय तथा संसाधनों की भी बचत होगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के अनुसार यह प्रक्रिया अधिक तेज और सटीक और सुविधाजनक होगी, क्योंकि शिक्षक मूल्यांकन केंद्रों पर जाने के बजाय अपने स्कूलों में रहकर कार्य कर सकेंगे।
बोर्ड ने सभी संबंधित स्कूलों को उपयुक्त कंप्यूटर लैब, इंटरनेट और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और समय पर शिक्षक डेटा अपडेट करने का निर्देश भी जारी किया गया है। इस नई डिजिटल पहल का असर लगभग 46 लाख छात्रों पर पड़ेगा और यह शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। असम के डिब्रूगढ़ के मोरान में 4 लेने वाले राजमार्ग पर फाइटर जेट्स ने परीक्षण लैंडिंग की है, जो नॉर्थ ईस्ट की पहली हाईवे बेस्ड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को इस सुविधा का उद्घाटन करेंगे और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने बताया कि प्रधानमंत्री का विमान चाबुआ वायुसेना स्टेशन के बजाय इस राजमार्ग से लैंड करेगा और वहीं इससे उड़ान भी भरेगा। यह कदम पूर्वोत्तर में आपातकालीन हवाई संचालन और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे के हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। यह वही मामला है जिसमें 8 फरवरी को करोड़ों की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी VIP रोड पर अनियंत्रित होकर कई लोगों को टक्कर मार दी थी। शुरुआती जांच और CCTV फुटेज से पुष्टि हुई है कि दुर्घटना के समय कार की ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही था, जबकि उसका पक्ष दावा करता रहा है कि हादसे के समय कार ड्राइवर मोहन चला रहा था। पुलिस ने घटनास्थल की मैपिंग, डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक संकेतों के आधार पर कार्रवाई तेज की है। DCP के अनुसार आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमें भी तैनात की गई थी। शिवम मिश्रा कानपुर किसी काम से आया था और उसे आर्यनगर स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को हिरासत में लेने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां आगे की जांच और कस्टडी रिमांड की प्रक्रिया भी जारी है। इस कदम में पुलिस को दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच करने में भी मदद मिलेगी। जमानत प्रार्थना पत्र दे दिया गया है माननीय न्यायालय के बैठने पर, उस पर आर्गुमेंट होंगे। ड्राइवर को, जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था। ये आर्गुमेंट तो कोर्ट में करेंगे। वो आर्गुमेंट हॉस्पिटल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। पारस हॉस्पिटल जी, कानपुर। अरे भाई, दिल्ली में इलाज चल रहा था ना जी। शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 5 टीमें लगी हुई थी और आज सफलता मिली है। आज उनको प्रस्तुत कर दिया गया। अब ये विवेचना का विषय है और बहुत सारे काम हम लोग विवेचना के क्रम में करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल पदाधिकारियों के बल पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र मनेर में गंगा, सरयू और सोन नदी के तट पर बसे संगम स्थल को लेकर अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है, जबकि वहां घनी आबादी है। विधायक ने यह भी कहा कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर सामाजिक तनाव उत्पन्न करना चाहते हैं और कई सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों पर बिहार के माननीय को गुमराह करने का आरोप भी लगाया गया है। सरकार पदाधिकारियों के बल पर चल रही है और पदाधिकारी बिहार के लोगों को और माननीय विधायकों को गुमराह कर रही है। हमारा ही क्वेश्चन था कि मनेर गंगा, सोन और सरयुग नदी के तट पर बसा हुआ है, संगम घोषित करने का, तो पदाधिकारियों का जवाब आया कि वहां बसावट नहीं है, वहां घनी आबादी है और उसको कहता है कि बसावट नहीं है। मैंने सरकार को कहा कि वहां बसावट घनी आबादी है, तो सरकार कही कि हम इसको दिखवा के फिर से मंगवाते हैं जवाब। तो निश्चित रूप से पदाधिकारी सरकार और विधायकों को हमेशा गुमराह करती है गलत जवाब देकर, और ये बहुत दुखद बात है। हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और अपने अपने क्षेत्रों या बिहार के समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। अगर सरकार के ब्यूरोक्रेट इस तरह का जवाब देंगे तो कहीं का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ब्यूरोक्रेट पर लगाम लगावे और सही उत्तर मंगवाए। आनंद में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित
अमूल एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोकार्पण करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में माइलस्टोन बताया। 18,500 से अधिक गांवों के 36 लाख दूध उत्पादकों से जुड़े विश्व प्रसिद्ध सहकारी संस्था अमूल की इस नई पहल का शुभारंभ गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी और कृषि मंत्री जीतू भाई वघाड़ी समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी, सरकार और सहकारिता की त्रिवेणी से विकास को नई गति मिली है और अमूल एआई डेयरी इकोसिस्टम को सशक्त बनाएगा। कार्यक्रम में सरला ऐप की भी जानकारी दी गई है, जो दूध के फैट और एनएफ सहित दैनिक विवरण मोबाइल पर उपलब्ध कराएगा। वक्ताओं ने इसे डिजिटल युग में ग्रामीण समृद्धि और पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। सूरत के चर्चित उद्योगपति चिराग गोटी के खिलाफ गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित वीडियो के बाद कई शिकायतकर्ता पुलिस के पास पहुंचे हैं। जिग्नेश व्यास नामक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चिराग गोटी ने उनके साथ आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना की है तथा करीब 23 करोड़ रुपए वसूले हैं। उनका दावा है कि डायमंड कारोबारी हितेश मकवाड़ा से जुड़े एक सौदे में सुरक्षा के तौर पर दिए गए प्लांट्स के मामले में गोटी ने कथित तौर पर बिचौलिए के रूप में दबाव बनाकर अतिरिक्त प्लांट अपने नाम करवा लिए और मारपीट भी की। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद गोटी से एसओजी के डीसीपी द्वारा पूछताछ की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अहमदाबाद सुखराम नगर के सेंट विनोबा नगर इलाके में आज एक गंभीर घटना सामने आई। यहां एक गैलरी अचानक गिर गई, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। घटना के समय जोरदार आवाज सुनाई दी और कई लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र पिछले 1 साल से खतरनाक स्थिति में था और इसके बारे में शिकायतें भी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। लोग अब अपने घरों में जाने से भी डरने लगे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के सुखराम नगर के सेंट विनोबा नगर इलाके में आज एक गैलरी गिरने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक जोर की आवाज सुनाई दी और कई लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वहीं कई लोग घायल भी हो गए। आसपास के लोग इसको लेकर काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि कई महीनों से यहाँ का हाल ऐसा ही था और इसके बारे में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया गया। लोग घर में जाने से भी डर रहे हैं। इधर ये 1 साल से पोपड़े सब पड़ ही रहे थे, कोई देख ही नहीं रहा सामने। इधर सब आके चले जाते, देख के कुछ करते नहीं है कोई। अभी क्या करता है? अभी ये अक्का पिल्लोरी पड़ गया, पहाड़ी है ना अक्की, वही पड़ गई सब। इसमें 2 जने घायल हुए। क्या कहोगे जिस तरह से ऐसे झोपड़ी मकानों में रहना पड़ता है? क्या करे, कोई देखता ही नहीं है तो फिर रहना ही पड़ेगा ना मजबूरी में। तो आपने किसी को रजूआत की है? हाँ, सबको कि हमारे इधर के आगे पड़ते हैं, उनको कहा, सबको कहा, अपन कोई ध्यान ही नहीं देते। हाँ बोले करेंगे बस उतना ही बोलते। अभी आपको कितना डर लग रहा है ये घटना के बाद? अभी बहुत डर लगा। अभी तो घर में ही नहीं जाएंगे हम। अभी तो गोतना ही, भाड़े से ही रहना पड़ेगा ना, मकान गोतते। बिल्डिंग से किसके लिए रखी गई है पूरी बिल्डिंग, तो कैसी हालत है? अभी सब गिरने वाला है। 60-70 वर्ष हो गए बिल्डिंग के, तो फिर गिरेगी ही ना अब तो। अहमदाबाद महानगर पालिका के पूर्व जोन के अमरावती वार्ड में संत विनो भावे नगर कहलाता है, जो वर्षों 65 के अंदर बना था। आज कम से कम 65 से 70 साल की इसकी आयु है। पिछले 2 बरस में यहाँ पर यह 4था-5वां बनाव बना है। ये तो खुशनसीब थे वहाँ के बच्चे और वहाँ के लोग, जो सुबह होने के कारण ना नीचे बैठे हुए थे। इतनी बड़ी गैलरी धड़ाके भर जब गिरी, मैं मानता हूँ वहाँ जो भी होता 2-5 जनों की तो लाश जाती, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, भगवान की कृपा है, गॉड का प्रेयर है कि इनकी जान बची। बात यह है कि अहमदाबाद नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता स्थान पर है। उनके आपके माध्यम से मैं मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से एक रजूआत करना चाहूँगा कि ये जो पोजीशन है, ये आज इनकी 65 बरस की जूनी, 70 बरस की जूनी इमारतें, इसको रीडेवलपमेंट करने के लिए बार बार रजूआत करना, 6 महीने पहले इसका टेंडर निकलना,
टेंडर योगी कंस्ट्रक्शन को मिल जाना, लेकिन टेक्निकली कारण से योगी कंस्ट्रक्शन को कामगिरी नहीं देना, ये कुछ समझ में नहीं आता। मेरी और एक गंभीर ये भी रजूआत है कि मणिनगर के अंदर ईडब्ल्यूएस के मकान बनते हैं, घाटलोडिया में ईडब्ल्यूएस के मकान बनते हैं, टेंडरिंग भी हो जाता है, लेकिन वहां के स्थानिक एमएलए काउंसिलर विरोध करते हैं और वो टेंडर का काम बंद कर दिया जाता है। जबकि ये गरीब अनुसूचित जाति के भाई, वाल्मीकि समाज के भाई ये सामने से कह रहे हैं कि भाई हमारी जान जोखिम में है। आप देखिए बार बार अधिकारी आते हैं, रिप्रेजेंटेशन करके इसका सर्विस करके जाते हैं, लेकिन कामगिरी में शून्य है। तो कमिश्नर साहब से मेरी ये रजूआत है कि जो भी इसमें जवाबदार पदाधिकारी है, अधिकारी है, जिनकी वजह से डिले हो रहा है, उसके सामने एक्शन लिया जाए और तात्कालिक धोरण से इनको यहाँ से रेस्क्यू कर। आज फायर ब्रिगेड को अभिनंदन दूंगा, 35 से 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो मैं मानता हूँ कि मेरे खुद के मंतव्य से कि इसमें अधिकारी कॉन्ट्रैक्टरों की मिली भगत से ये काम डिले हो रहा है, उसके सामने एक्शन लेना चाहिए। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आज ट्विटर पर एक आंकड़ा शेयर करते हुए कांग्रेस कर्नाटक पर हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि SC/ST कॉरपोरेशन के फंड को बेरहमी से काट दिया जाता है और कर्नाटक में कांग्रेस कहती है कि विकास के नाम पर उनके पास कोई फंड बचा ही नहीं है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस जितनी आबादी उतना हक बोलती है, पर SC/ST समुदाय के साथ कितना धोखा करती है, इसका प्रमाण कर्नाटका से सामने आया। कर्नाटका में एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि उनके पास कोई फंड नहीं बचे डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पोर्टल बनाने के लिए, वो 100 से अधिक लोगों को कैबिनेट रैंक देती है, मतलब सब सरकारी पर्क्स मिलेंगे उनको, वो ज्यादातर इनके कार्यकर्ता है। पर SC/ST वेलफेयर से जुड़े हुए 7 कॉरपोरेशन के फंड को बेरहमी से काट दिया जाता है। जी हां, जिन 7 कॉरपोरेशन को बीजेपी के शासनकाल में लगभग 770 करोड़ रुपए मिलते थे, वो जब कांग्रेस आई तब गिरकर 450 करोड़ हो गया, फिर 550 करोड़ हो गया और अब 716 करोड़ की फंडिंग मिल रही है। मतलब कि SC/ST का जो हक है वो छीन कर पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को दिया जा रहा है। ये दिखाता है इनकी असलियत। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमने देखा है कि 24 और 25 में किस प्रकार से SC/ST का जो सब प्लान का पैसा था, लगभग 13,000 करोड़, 14,000 करोड़ 2 वर्षों में डाइवर्ट किया गया अपनी योजनाओं के लिए या अपने वेलफेयर के लिए। मतलब SC/ST का वेलफेयर कट कर दो और अपने नेताओं का वेलफेयर देखो। ये असलियत है कांग्रेस पार्टी के जितनी आबादी उतने हक की। ये धोखा है SC/ST समाज के साथ। इस पर राहुल गांधी क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई BMC में महायुति का भगवा लहराने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुंबई वासियों ने महायुति को बहुमत देकर विकास पर विश्वास जताया। शिंदे ने नवनिर्वाचित महापौर ऋतुबेन तावड़े और उप महापौर संजय घाड़ी को बधाई देते हुए कहा कि महायुति मुंबई को स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार मिलकर मुंबई के विकास को नई गति देगी। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे महायुति के लिए खुशी का दिन है कि आज मुंबई वासियों ने महायुति को आज बहुमत दिया है और महायुति का महापौर और महायुति का उप महापौर, महायुति के महापौर हमारी ऋतुबेन तावड़े और महायुति के उप महापौर संजय घाड़ी, ये दोनों आज निर्विरोध यहाँ पर चुनकर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुंबई वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महायुति पर विश्वास रखा है, विकास को चुना है और विकास को स्वीकारा है। हमारे 3.5 सालों के कामों का उन्होंने इस चुनाव में हमें जीत के रूप में मुंबई वासियों ने महायुति को चुनकर दिया है। इसलिए मैं मुंबई वासियों को धन्यवाद देता हूँ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष के औचित्य पर उनके जो सपने हैं, मुंबई को विकसित करना, मुंबई को साफ सुथरे रास्ते देना, मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त करना, प्रदूषण मुक्त करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, गड्ढों से मुक्त करना, ये सब काम महायुति करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में देश की पहली मेलोडी रोड तैयार किए जाने की जानकारी दी है।
छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर हंगरी की तकनीक से विकसित इस विशेष सड़क पर वाहन लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते ही संगीत सुनाई देता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक फिलहाल आधा किलोमीटर का पायलट स्ट्रेच तैयार किया गया है, जहां जय हो गीत की धुन भी सुनाई देगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस रोड पर अलग अलग तरह के संगीत ट्रैक भी जोड़े जा सकते हैं। परियोजना के सफल परीक्षण के बाद कोस्टल रोड पर ऐसे और मेलोडी स्ट्रेच विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। मुंबई में पहली बार या शायद देश में पहली बार एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। हंगेरी की ये टेक्नोलॉजी है और इसको इस हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है उसके ऊपर उसको लाया गया है, जिसमें जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्यूजिक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का संगीत उसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी 500 मीटर का एक स्ट्रेच आधे किलोमीटर का इस पर तैयार हुआ है और इसकी सफलता को देखते हुए और इसमें जो लर्निंग्स है उसके आधार पर इस रोड पे आगे भी मेलोडी रोड तैयार करने का विचार हम लोग करेंगे। अंबाजी के पडलिया गांव में पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अंबाजी पुलिस ने 3 आरोपी अंबापानी के छात्र डामोर पडलिया के काला परमार और बेड़ा पन्या के साइबा को हिरासत में लेकर दांता कोर्ट में पेश किया, जहां से 2 दिन का रिमांड मंजूर हुआ है। रिमांड के दौरान हमले में शामिल अन्य आरोपियों के नाम सामने आने की संभावना है और इस मामले में 40 से अधिक पुलिस और फॉरेस्ट कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें घायल करने के आरोप में दंगाइयों समेत कई लोगों के खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज की जा चुकी है। बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों को मिल रही धमकियों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा अभिनेता रणवीर सिंह को कथित धमकी मिलने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और धमकी भेजने वालों की सच्चाई की जांच भी जारी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कोई भी गैंग मुंबई में पैर नहीं पसार पाएगा और मुंबई पुलिस ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार पब्लिसिटी के लिए भी ऐसी घटनाएं सामने आती है, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुंबई पुलिस पूरी तरह सक्षम है। पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने किया उनको अरेस्ट किया है और ये संदेशा भेजने वाले सही है कि गलत है या बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा है, इसको भी ढूंढने का काम चल रहा है। कोई भी गैंग हो मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीजें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।